और जब 1991 में नई अर्थव्यवस्था आ गई, नई अर्थव्यवस्था, तो किसे दे दिया गया? सेवा सेक्टर को। किसको? सेवा सेक्टर। सबसे ज्यादा प्रॉफिट किसमें आता है? सेवा। भारत की कुल अर्थव्यवस्था में 56% योगदान सर्विस सेक्टर का। कितने परसेंट? 26। इसमें प्रॉफिट बहुत ही ज्यादा होता है। और कोई भी कंपनी वगैरह को देखिएगा तो ज्यादा प्रॉफिट किस में जाती है? टर्सरी सेक्टर में। और द्वितीयक सेक्टर में इन्वेस्टमेंट ज्यादा लगता है। मान के चलिए आपको कार का कारखाना खोलना है, भयानक इन्वेस्टमेंट लगने वाला है कारखाने में डालने में, तो इसमें इन्वेस्टमेंट ज्यादा लगता है। शर्तों के हिसाब से हम दो भाग में बांटे थे। अगर ऑर्गेनाइज्ड है, संगठित और असंगठित, संगठित और असंगठित। संगठित में क्या था? बड़ी कंपनियां या सरकारी नौकरी कैसा? संगठित। और छोटी कंपनी और प्राइवेट असंगठित। असंगठित में कोई टाइमिंग फिक्स नहीं होता है। खेती किस में जाता है? असंगठित। बड़ी कंपनियों की नौकरी किस में जाती है? संगठित। और छोटी कंपनियों का, आपका दुकान है तो असंगठित। कोई फिक्स नहीं है, कब जब मन तब जाइए। कोई 11 बजे खोलेगा, कोई 10 बजे खोलेगा, अलग अलग टाइमिंग पे होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलिए अब आगे ध्यान देते हैं। संगठित और असंगठित बता दिए थे। यहाँ हम बताए थे अगर सरकार के अंडर में रहेगा तो सार्वजनिक। सार्वजनिक, आप देखे होंगे वो सरकारी चीजों पे लिखता है सार्वजनिक भोजनालय। सरकारी भोजनालय सस्ता मिलेगा, सरकारी शौचालय वगैरह होता है, सरकारी सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान न पहुंचाए, ऐसे दिखता है ना, तो आपकी अपनी संपत्ति है। तो ये जो चीजें होती है ना, ये कुछ लोग मतलब घर से संस्कार विहीन आते हैं। देखिएगा मेला वाला में जाइएगा, ऐसा ऐसा एक लक्षण वाला मिलेगा, संस्कार विहीन न चौपट करके रख देगा। ट्रेन में एक को देखिएगा फुल साउंड में भोजपुरी गाना बजा देगा, वो भी भोजपुरी बजा देगा, उसको लगेगा कि बहुत अच्छा काम कर रहा है। बहुत भोजपुरी में तो एक तो कुछ गाने ही सही है, और भोजपुरी में अश्लील गानों की कोई कमी ही नहीं है। और भोजपुरी में एक सबसे पटांग चीज क्या लगता है कि डेली एक तो नया नया हीरो आता है इसमें। हीरो से ज्यादा सिंगर, हीरो से ज्यादा इसमें क्या है? सिंगर है। जब मन तब एकदम। अब जब बहुत ज्यादा कोई चीज हो जाती है तो क्वालिटी तो कॉम्प्रोमाइज हो ही जाएगी। अब उसको ट्रेन में ऐसा ऐसा काम करेगा सब। तो ये तो खुद का सोचना चाहिए कि सरकारी चीजों पे आप नौटंकी नहीं कीजिए, लेकिन ऐसा काम करेगा सब जिसका कोई हक नहीं। तो ये तो घर वालों का जिम्मेदारी होता है। दूसरा होता है निजी सेक्टर, प्राइवेट कंपनी। निजी या प्राइवेट, समझ में कि नहीं क्या? निजी या प्राइवेट। देखिएगा अगर लिखा है किसी चीजों पर प्राइवेट लिमिटेड, तो मतलब समझिएगा वो दो या दो से अधिक 50 लोग की कंपनी हो सकती है। उसमें कितने पार्टनर हो सकते हैं? कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा 50। तो उसी पे क्या लिखा रहता है? प्राइवेट लिमिटेड। प्राइवेट लिमिटेड, कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा। और जिस पे कुछ नहीं लिखा है उस पे सिंगल ओनर। वो क्या होता है? सिंगल ओनर। जिस पे कुछ भी नहीं लिखा रहेगा, केवल कंपनी का नाम लिखा रहेगा, क्या रहेगा? सिंगल। अगर 2 या 50 लोग मिलकर चला रहे हैं तो प्राइवेट। किसी किसी में लिमिटेड ही लिखा रहता है, देखते होंगे आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, केवल लिमिटेड लिख देता है, प्राइवेट लिमिटेड नहीं लिखता है। तो उसमें 50 से ज्यादा लोग होते हैं। तो जब 50 से ज्यादा लोगों का पैसा उसमें इन्वॉल्व रहता है, शेयर होल्डिंग रहती है, तो उससे ज्यादा हो जाता है। लेकिन वो किस में आ जाता है? निजी सेक्टर में। इसके अलावा एक होता है संयुक्त सेक्टर। संयुक्त सेक्टर, उसमें क्या होता है ना, पब्लिक सेक्टर भी होता है। पब्लिक मतलब क्या होता है? सार्वजनिक। अब प्राइवेट भी रहता है, क्या रहता है? प्राइवेट। तो पब्लिक और प्राइवेट जब दोनों रह जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? संयुक्त सेक्टर, ज्वाइंट वेंचर। क्या कहेंगे? ज्वाइंट वेंचर। तो इसे हम लोग दो नाम से जानते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इस नाम से भी जान सकते हैं, क्योंकि देखिए पीपीपी मॉडल पब्लिक का भी है, प्राइवेट का भी है। पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इसी को हम लोग कहते हैं जेबी, ज्वाइंट वेंचर। क्या कहेंगे? ज्वाइंट वेंचर। क्या कहेंगे? ज्वाइंट। अब किसका कितना योगदान रहेगा, कौन कितना पैसा इन्वेस्ट करेगा। अब दो कंपनी आई, समझ में आ गया कि नहीं? जैसे मान के चलिए सरकारी स्कूल चौपट हो रहा है। अब सरकार कही कि खान साहब देखिए इसमें कुछ व्यवस्था कीजिए, सरकारी स्कूल बहुत गिर रहा है। तो हम और गवर्नमेंट क्या कर लेंगे? एक ज्वाइंट वेंचर बना लेंगे, प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें हम ये कह देंगे कि देखिए बिल्डिंग का चीज आप देखिएगा, टीचर्स की सैलरी वगैरह आप देखिएगा, लेकिन उसका उनका जो पढ़ाने का शेड्यूल है वो हम लोग सेट करेंगे, कौन सा बुक चलेगा वो हम लोग सेट करेंगे, खिचड़ी खिलाया जाएगा कि नहीं ये आप देख लीजिएगा। मतलब जो भी चीज डायरेक्ट एजुकेशन से रिलेटेड नहीं है वो आप देख लीजिए।
जो डायरेक्ट एजुकेशन है वो हम देख लेते हैं, क्योंकि जब हमारे पास लड़का गांव से आके फीस देके 5 तल्ला पे चढ़कर और जमीन पे बैठ के पढ़ सकता है, इसका मतलब ये है कि लड़का को मेन फोकस पढ़ाई पर है, न कि फैसिलिटीज पर है कि नहीं? यहाँ पर इतना ऐसा दुर्दशा ट्रेन के जनरल बॉगी में नहीं होता होगा। बोरा लेके आता है यहाँ पर, अब अपना घर से बोरा लेके आता है सब नहीं। तो अगर हम ज्वाइंट वेंचर बना ले तो पहले हम लोग में ये अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए नहीं। पता चला ज्वाइंट वेंचर बना लिया और सरकारी कर्मचारी को आया, कहा खान सर अब आपका डिपार्टमेंट खिचड़ी देखिए, पढ़ाएंगे हम, तो फिर हम खिचड़ी देखेंगे। तो ये एक जरूरी होना चाहिए। तो उन दोनों के बीच एक समझदारी, एक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि ये काम हम करेंगे और ये काम आप कीजिएगा, इतना पैसा मेरा लगेगा, इतना पैसा आपका लगेगा। टोटल प्रॉफिट का मान के चलिए 40% हम रखेंगे या 60 आप रखिएगा या 50-50 रखेंगे या 70 हम रखेंगे, वो रखेंगे। जितना ज्यादा काम उतना ज्यादा शेयर हो जाता है। तो एक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो जब कभी भी प्राइवेट पार्टनरशिप बनता है तो दोनों के बीच एक फॉर्म साइन होता है जिसे एमओयू कहते हैं। क्या कहते हैं? एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। आप देखते होंगे कि भारत एवं रसिया के बीच S-400 को खरीदने के लिए एमओयू साइन हो गया है, सुने हैं? एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कि हम कितना पैसा लगाएंगे, कर्मचारियों का नियुक्ति कौन करेगा, सस्पेंड कौन करेगा, प्रमोशन कौन करेगा, कौन सामान खरीदेगा, प्रोडक्शन कौन होगा, बिक्री का काम किसका देखा जाएगा। समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एमओयू साइन होता है। तो ब्रह्मोस जो मिसाइल है उसमें 51% पर किसका योगदान है? भारत का। 49% रसिया। अब इसका प्लांट कहां लगेगा ये कौन डिसाइड करेगा? ये एमओयू में लिखा रहता है। इसका प्लांट प्रोडक्शन हाउस कहां लगेगा? भारत में। कहां लगेगा? भारत। कर्मचारियों की नियुक्ति कौन करेगा? भारत। लेकिन इसी एमओयू में लिखा था कि जो मेन इंजीनियर होंगे वो दोनों के क्या होंगे? मिले जुले रहेंगे। बिक्री करने की टोटल जिम्मेदारी भारत को दे दी गई, बिक्री की बेचने की टोटल जिम्मेदारी भारत को। लेकिन 51-49% योगदान किसका? टेक्नोलॉजी रसिया, सुपरविजन रसिया, टेस्टिंग भारत, बिक्री भारत। अब मान के चलिए भारत बेच दिया मिसाइल 100 करोड़, कितना में बेचा? 100 करोड़ में। इस 100 करोड़ में 51 करोड़ भारत का, 49 करोड़ रसिया का। समझ में आ गया कि नहीं? ये सारी बातें किसमें लिखी रहती है? एमओयू में। किसमें लिखी रहती है? एमओयू में लिखी रहती है। समझ में आ गया कि नहीं? सर रवीना टंडन आपके वीडियो पे ट्वीट किए हैं, वो लोग भी जनगण मन। आप लोग को बैच में पढ़ाए थे क्या? हम इसी बैच में पढ़ाए थे, इंडियन मैप वाले में पढ़ाए थे। कोई बात नहीं, उन लोग को भी लगा, अच्छा लगा हम। हाँ, हैशटैग गुरु। रवीना टंडन बहुत हम लोग के समय की हीरोइन है। आजकल की हीरोइन सब तो दूसरे आ गए हैं। अब आजकल का हीरोइन सब को हमको बहुत नया नया इधर हीरोइन आ गई। शिक्षा सोचिए, पहले हम लोग इंटरटेनमेंट के लिए फिल्में देखते थे, अब फिल्म वालों को भी शिक्षा के अंदर दिलचस्पी आ गई है। समझ में आ गया? तो हम आपको क्या कहते हैं, 1861 में जो मैकाले ने चौपट किया था उसको ये काले ठीक कर देगा। तो एजुकेशन ना बहुत जरूरी है, बशर्ते किस तरह से उसे परोस रहे हैं वो। अभी हम आपको खाली एमओयू, आप में से लगभग सारे लड़के न्यूज या कहीं ना कहीं एमओयू जरूर सुने होंगे, सुने हैं कि नहीं? ये बहुत जरूरी है जब भी आप प्राइवेट लिमिटेड बनाइए तब, क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड में भी ये जरूरी है, क्योंकि इसमें 2 से लेकर 50 पार्टनर रहते हैं, चिल्लाने लगेंगे कौन कितना है। तो उस एमओयू में लिखा होना चाहिए ना कि जितना % योगदान हर चीज में उतना % आपका भी अंशदान। 40% योगदान तो प्रॉफिट में भी 40%, 40% योगदान तो 60%, 40% कर्मचारियों की नियुक्ति भी कौन कर सकता है? आप ही कर सकते हैं। नहीं समझ में आ गया? तो ये एमओयू साइन करना की जरूरी है कि नहीं है? तो ये बताइए एमओयू किस में होता है? जॉइंट वेंचर। कहीं पे भी क्या होगा? जॉइंट में। नहीं तो प्राइवेट लिमिटेड में एमओयू होगा कि नहीं होगा? जहां कहीं भी एक से ज्यादा पार्टनर आया वहां आपको क्या बनाना पड़ेगा? एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ये ओ छोट रहता है, आप देखे होंगे कहीं पे भी एमओयू। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जॉइंट वेंचर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ये बहुत बेहतरीन प्रोग्राम है, बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम है ये। इसके तहत देश बहुत आगे चला जाता है। जैसे मान के चलिए कि बिहार में सड़क बनाना है, तो
सरकार कहती है हमारे पास पैसे नहीं है। देखिए, पैसा की नहीं, दिमाग की जरूरत है। सरकार एक प्राइवेट कंपनी को पकड़े, जैसे कोई एक कंपनी बना दे सड़क बनाने के लिए। जैसे बिहार का इसे नक्शा है, यहां बक्सर से स्टार्ट होता है भागलपुर तक, यहां से यहां के बीच की दूरी 450 किलोमीटर। इस 450 की डिस्टेंस आपको 4 घंटे में कवर कर लेना चाहिए, लेकिन बिहार में ये लगता है 10 घंटा। आप बक्सर से भागलपुर बाई रोड 10 घंटा से पहले नहीं पहुंच सकते। बक्सर से पटना आएंगे आप 5 घंटा में, 4 से 5 घंटा लगना ही लगना है। और पटना से 6 घंटा, 5-6 घंटा आपका कहां लगेगा? भागलपुर। तो आपका 10 घंटा ओवरऑल लग गया कि नहीं लग गया? लगना कितना चाहिए था? 4 घंटा। इसके लिए चाहिए एक बेहतरीन एक्सप्रेसवे, और वो भी एक्सेस कंट्रोल होना चाहिए ग्रीन फील्ड का। ग्रीन फील्ड उस सड़क को बोलते हैं जिसके लिए नई जमीन खरीदी गई हो, न कि वर्तमान सड़क को चौड़ा किया गया हो। बिहार सरकार में सबसे बड़ी बिहार में क्या होती है समस्या कि पुरनके सड़किया को चौड़ा करता है, जो मतलब आफत का कारण बन जाता है, क्योंकि सड़क जो पहले से है उसके अगल बगल की जमीनें बहुत महंगी हो चुकी है। पहला समस्या ये। दूसरा कि जहां से सड़क गई है वहां ऑलरेडी अर्बनाइजेशन हो चुका है, वहां लोग सेटल हो गए। सरकार को करना चाहिए कि किसी दूसरे गांव दूर दराज से सड़क ले जाए जहां की जमीन की कोई वैल्यू नहीं है, और वहां से सड़क ले जाएंगे तो है तो पुरनका सड़क किया के कारण ये डेवलप हो गया, और नयका सड़क किया के कारण वो डेवलप हो गया। पुरनका सड़क वहां पे साइकिल, टायर, बैलगाड़ी या एक्का चलने लगेगा, और नयका सड़क यहाँ पे बड़का बड़का गाड़ियां चल देगी। एक साथ 3-4 काम हो जाएगा, सस्ता का सस्ता हो जाएगा। तो सरकार कहती है इतना पैसा कहाँ भैया, जमीन खरीदे, सीमेंट खरीदे, छड़ खरीदे, यही पे चल दो। रोज सब चीज मिलता है वहां। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ज्वाइंट वेंचर बनाना चाहिए। ज्वाइंट वेंचर में मान के चलिए टाटा स्टील से बात कर लो। अब यहाँ पे बिहार में श्री सीमेंट है, ये है, और एक बिहार गवर्नमेंट है। अब इन तीनों के बीच में क्या साइन हो जाए? एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। समझ में आ गया कि नहीं? बिहार गवर्नमेंट टाटा से कहे कि भैया 20% आप इन्वेस्ट कर दीजिए, मान के चलिए इसको कहे कि 30% आप इन्वेस्ट कर दीजिए। सीमेंट वाले को कहे कि 40% तुम इन्वेस्ट कर दो यहाँ पर, और 30% कौन कर दे? ये कर दे। अब एमओयू में लिखाएगा कि हम अपने पैसा से केवल जमीन खरीद के देंगे। सरकार क्या दे दे? जमीन। टाटा क्या दे देगा? छड़। सड़किया में छड़ लगता है, हैवी सड़किया के बीचों में रोड, या फिर पोल ओल में लाइट लगता है, तो स्टील ओकरे घरे में बनता है। समझ में आ गया कि नहीं? उसका भी बिक्री हो गया, रोजगार भी मिले। सीमेंट वाले को दे, सीमेंट लगा दो, वो अपना सीमेंट लगाया, वो लगाया, एमओयू साइन हो गया, कोई दिक्कत नहीं। हर 50 किलोमीटर पे टोल टैक्स लगा दो, जो गाड़ी जाएगी 50 रुपया वसूलो, 100 रुपया वसूलो। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पहले है, बिहार सरकार को 30%, श्री सीमेंट को 40%, टाटा को 30%। टाटा का छड़ भी बिका, इसका सीमेंट भी बिका। बिकने के बाद बात पैसों आया नहीं आया? आ गया कि नहीं? दिक्कत है पैसे ना, पैसा से ज्यादा जरूरत ना कर, नहीं समझे? हर चीज में पीपीपी मॉडल को रखना चाहिए। गवर्नमेंट बस वही चीज को करे जिसमें कोई भी करप्शन, मतलब क्वालिटी खराब होने का संभावना ही नहीं। जमीन खरीद के जाओ चुपचाप। अब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में कभी सरकार सीमेंट खरीदेगी, तू सोचा 14 का मसाला बनाएगी। 14 का मतलब उसमें ऐसा खाली बालुए डाल देगा जा। तो ये सब चीजें होनी चाहिए वहां पर। तो ज्वाइंट वेंचर समझ में आ गया कि नहीं? जेवी, ज्वाइंट वेंचर। किसी को दिक्कत? पीडीएफ मंडे को कल मिलेगा, ट्यूसडे को। आगे बढ़ जाए। सर पैसा नहीं है क्या गवर्नमेंट के पास? हम क्या बोले, पैसा तो याद रखियो भाई, पैसा जहां विकास नहीं हुआ है वहीं पर पैसा की संभावना सबसे ज्यादा है। पूछू करिएगा चलेगा, अमेरिका में जाके करिएगा का सड़क पहले से सब कुछ पूछू करिएगा चलेगा, सब चीज में क्या होगा चलेगा। लेकिन चाहिए आपकी क्या चीज? इच्छा शक्ति होनी चाहिए। इच्छा शक्ति नहीं है तो नहीं होगा। आप बिहार की बात करते हैं, बिहार भाई मगध था, कहां तक था? अफगानिस्तान तक था। सिकंदर हार के गया, गरीबी में हार जाता का? आगे देखते हैं। ज्वाइंट वेंचर समझ में आ गया? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। हर चीज में गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? पीपीपी। तो गवर्नमेंट कहती है कि हमारा कम में ना पैसा आएगा, 30% आएगा, बाकी सीमेंट वाला लेके चल जाएगा, बाकी छड़ वाला लेके चल जाएगा। तो भैया पैसों तो लगाया है, नहीं समझे भाई? हम अगर 100 रुपया लगा के
30 रुपया कमाए, तो बेटर ना है उसी हिसाब से 20 रुपया लगा के 5 रुपया कमा ले। समझे? गवर्नमेंट कहती है कि हमारा पैसा घटेगा, अजब हाल है, कहां से घटेगा? आप एक के जगह 100% पैसा लगा देंगे तो आपका इनकम अच्छा ही होगा, लेकिन अगर उसी 100% को 25-25% करके 4 जगह लगा देंगे तो इनकम तो उतने होगा, पब्लिक को फायदा हो जाएगा। पब्लिक को क्या मतलब है? अच्छा सड़क होना चाहिए, टोल देना चाहिए, कौन ले गया ओकरा खुदे नहीं पता है। टोल जो कटाते हैं लोग गाड़ियों का, उसको खुद नहीं पता। तो समझ में आ गया कि नहीं आएगा? पीपीपी क्या जी? पीपीपी, इसे क्या कहेंगे? ज्वाइंट वेंचर, हिंदी में जेवी, संयुक्त उपक्रम। इसको साइन किस चीज की आवश्यकता होती है इसमें? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। प्राइवेट लिमिटेड में भी एमओयू होता है कि नहीं होता? अब एक होता है कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव इसे कहते हैं सहकारी। क्या कहेंगे? सहकारी। कोऑपरेटिव होते हैं। कोऑपरेटिव क्या है भैया? कोऑपरेटिव, इसमें सरकार बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होती है। जैसे इसमें तो एक पार्टनर बन गई तो इन्वॉल्व होना ही जरूरी है उसको, लेकिन कई ऐसे चीज है जहां गवर्नमेंट बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होती है, लेकिन कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जो प्राइवेट कंपनियां नहीं कर सकती, सरकार उस चीज को एमओयू साइन करा के अपने अंडर में रख लेती है। जैसे डेयरी, दूध पालन, दूध उत्पादन, डेयरी। अब डेयरी में हमारे यहाँ जो देसी गाय है वो 8 से 10 लीटर दूध में समाप्त हो जाती है। दूध में फायदा डेयरी उद्योग में तभी होगा जब आपकी गाय 10 लीटर से ऊपर दूध दे, दोनों टाइम मिला के। वरना 10 लीटर अगर दूध देगी ना, साल भर का खर्चा वर्चा उसी में चला जाता है, क्योंकि 365 दिन तो दूध देती नहीं है, और कुछ दिन वो मतलब जब दूध नहीं देती है, भी सूख जाती है, जब तो दूध नहीं देगी, उसके बाद भी कंटिन्यूअस एक जैसा दूध नहीं देती है। जब बिजुकने से पहले 10 लीटर दे रही है तो 8, 6, 4, 3 के बाद बंद करती है, तो ये ले दे के कुल क्या कर देती है? बराबर कर देती है। तो जो आपका 10 लीटर दूध देने वाली गाय है, साल भर का औसत निकालेंगे तो 6 लीटर आएगा, साल भर का औसत निकालेंगे तो 10 लीटर से ज्यादा देगी, तभी तो प्रॉफिट है भाई। अब इसमें किसान क्या करे? किसान क्या करे? तो इसमें कोऑपरेटिव काम आता है। कोऑपरेटिव में गवर्नमेंट कहती है किसी कंपनी को कि तुम डेयरी उत्पादन करो, किसानों से। अब किसान जो है, अब इसमें 3 आदमी काम करेगा कोऑपरेटिव में। गवर्नमेंट कहेगी कि हम वैज्ञानिकों को लगाकर, डॉक्टरों को लगाकर नस्ल सुधार,
जल्दी बैठिए बाबू आप लोग। 10 लीटर दूध में समाप्त हो जाती है। दूध में फायदा डेयरी उद्योग में तभी होगा जब आपकी गाय 10 लीटर से ऊपर दूध दे, दोनों टाइम मिला के। वरना 10 लीटर अगर दूध देगी ना, साल भर का खर्चा वर्चा उसी में चला जाता है, क्योंकि 365 दिन तो दूध देती नहीं है। और कुछ दिन वो मतलब जब दूध नहीं देती है, भी सूख जाती है, जब दूध नहीं देगी उसके बाद भी कंटिन्यूअस एक जैसा दूध नहीं देती है। जब भी सूखने से पहले 10 लीटर दे रही है तो 8, 6, 4, 3 के बाद बंद करती है। तो ये ले दे के कुल क्या कर देती है, बराबर कर देती है। तो जो आपका 10 लीटर दूध देने वाली गाय है, साल भर का औसत निकालेंगे तो 6 लीटर आएगा। साल भर का औसत निकालेंगे तो 10 लीटर से ज्यादा देगी, तभी तो प्रॉफिट है भाई। अब इसमें किसान क्या करे, किसान क्या करे? तो इसमें कोऑपरेटिव काम आता है। कोऑपरेटिव में गवर्नमेंट कहती है किसी कंपनी को कि तुम डेयरी उत्पादन करो, किसानों से। अब किसान जो है, अब इसमें 3 आदमी काम करेगा कोऑपरेटिव में। गवर्नमेंट कहेगी कि हम वैज्ञानिकों को लगाकर, डॉक्टरों को लगाकर नस्ल सुधार करते हैं, नस्ल सुधार। इस सोचिए 60% सालाना पर ब्याज एक प्राइवेट आदमी देता है, लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी से अगर आप लोन लेंगे और वो गाय पालन की, गाय पाला और गाय के पास दूध ज्यादा हुआ, लाखों के संख्या में गाय हो गई, सब दूध बहुत ज्यादा हो गया, अब एक खरीदेगा कौन? एक वो कंपनी बनाई जाएगा, जैसे सुधा कंपनी, अमूल डेयरी। इसमें गवर्नमेंट का योगदान बहुत ज्यादा नहीं रहता। अब जैसे मान के चलिए आप डेयरी में दूध देते हैं अपने गाय का, तो आपका एक लाइसेंस नंबर बन जाएगा, कार्ड नंबर बन जाएगा, कितना वसूला आपके उस पर डिजिटली मैसेज चला जाएगा। आज आपके यहाँ से 40 लीटर उठाया, 80 लीटर उठाया, तो कार्ड पर लिख देता है, कार्ड बनता है, वहां पे लिख देता है। 10 दिन पर, 15 दिन पर आप एक बार हिसाब कर लीजिएगा, ताकि एक अच्छा अमाउंट आपको भी मिल जाएगा। समझा कि नहीं? तो कोऑपरेटिव छोटे उद्योगों के लिए कौन सही है? कोऑपरेटिव छोटे उद्योग के लिए कोऑपरेटिव जरूरी है। जैसे मत्स्य पालन, मछली पालन, मछली पालन में बस लोगों को पता है वो गढ़ा चाहिए होता है। अरे गढ़ा का पीएच कितना होना चाहिए किसी को पता रहता है? पीएच ज्यादा चाहिए या कम? कौन सी मछली खड़ा ढाल पसंद करती है, कौन सी मछली तिरछा ढाल पसंद करती है, मछली को खाना कितने टाइम पे देना चाहिए, कौन सी मछली को कौन वाला खाना पसंद है, समझ आ गया कि नहीं? अब जैसे पंडित जी को ले जाके नॉनवेज दे दीजिएगा, क्या खाएंगे वो? अच्छा बात नहीं ना है। अब होली में जाके आप तिलकुट खिलाइए, अरे होली में बढ़िया चलना चाहिए, नहीं समझे? हाँ, अरे होली एगो त्योहार है जिसमें एमओयू काम नहीं करता है, अपना चलेगा, नहीं समझे? पूरा तो पता रहना चाहिए ना जी। वैसे ही बेचारे सब कौन है, सब मछली वगैरह, उसके लिए भी कोऑपरेटिव संस्था चाहिए जो पहले इस सब पे रिसर्च करे। तो छोटे उद्योगों के लिए, किसके लिए? छोटे उद्योग के लिए। लाइव वाले लोग ध्यान से समझिए, छोटे उद्योगों के लिए या किसानों के लिए सरकार कुछ स्कीम लाती है, उस स्कीम को किसके तहत देती है? कोऑपरेटिव। किसके तहत? कोऑपरेटिव क्या बड़े चीजों के लिए होता है, लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे ऐसे कोऑपरेटिव है जो बहुत बड़े हो गए हैं। अमूल डेयरी, अमूल डेयरी बहुत बड़ा हो गया, सुधा बहुत करोड़ों करोड़ों की कंपनी बन चुकी है यहाँ पर, समझाइए कि नहीं? क्या इसमें सबका फायदा? गवर्नमेंट की भी हिस्सेदारी 8-10% उसको मिल गया, सुधा कंपनी अपना प्राइवेट है वो भी देख रहा है, और किसानों को भी फायदा हो गया। छोटी कंपनी में, छोटे उद्योग के लिए जब सरकार कुछ सहायता देती है तो उसे क्या कहते हैं? कोऑपरेटिव कहेंगे। क्या कहेंगे? कोऑपरेटिव। जैसे मछली पालन, बिहार में बिहारी के पास इतनी क्षमता है ना, बिहार यूपी जो ऊपर उत्तर भारत वाले मेहनती ज्यादा है, और यूपी बिहार के पास मछुआरों की संख्या बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। उनको एक मतलब जन्मजात गुण मिला है नदी में तैरने का या फिर मत्स्य उद्योग का, उसको गवर्नमेंट अच्छा से नहीं कर पाती है कोऑपरेटिव क्षेत्र में, समझा कि नहीं? क्या अगर वो करें तो हम लोग, चाइना वाले प्रतिदिन बिना मछली खाए वो नहीं रह सकते, वो सी फूड बहुत ज्यादा खाते हैं। अब से सोचिए, हम लोग साल में एक बार रक्षाबंधन मनाते हैं, वो चाइना को भनक लग गया, वो एक दिन के लिए भी राखी भेज देता है, और जो चाइना प्रतिदिन खाता है उसको हम लोग यहाँ से नहीं भेज पाते हैं। वहां बत्तख के अंडे का डिमांड मुर्गी के अंडा से ज्यादा है, उसको ससुरा पिसाब में उबालता है सब। अरे छोटा सब वो सब क्या खाता है सब पता ही नहीं चलता। अब ये बताओ, हमारे यहाँ कोई बत्तख पालता है? नहीं। अब बत्तख पालेगा लोग तो कैसा? सफेद का बत्तख, वह खूब सुंदर लगने वाला, वो बैल, वो अंडा ज्यादा नहीं देता है सब, एगो पुलिस की वर्दी टाइप का घूमता है सब।
उसको खाकी कैम्बल बोलते हैं, वो लगता है जैसे पुलिस वाला है, अब वो बहुत ज्यादा अंडा देता है। तो बताइए हमारे यहाँ कोई है, अगर मान के चलिए कि बतख का अंडा हो भी गया तो कौन ले जाएगा चाइना बेचने? ले जाएगा नहीं। और बतख की खासियत ये होती है कि वो अपने घर में ही अंडा देगा, दूसरे जगह नहीं देगा। मुर्गियां खचरी होती है सब। बतख सब सुबह अंडा देने के बाद ही निकलता है सब। समझ में आ गया कि ना? क्या आप 10 मुर्गी रखिएगा, 10 गो में से 4 गो मुर्गी बाहर अंडा देके चल आएगी, लेकिन 10 बत्तख रखेंगे तो उसमें 9 का 9 बत्तख के अंडा देने के बाद ही निकलेगा। और गलती आपकी है, अगर मान के चलिए अंडा नहीं दिया, आप हाँक दिए उसको, तो फिर वो जाके दे आएगा कहीं हो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो मुर्गी, दूसरा मुर्गी में बीमारी ज्यादा आती है, बत्तख में बीमारी नहीं आती है, क्योंकि मुर्गियां फुअर होती है सब। घूम कर शाम को आया, आज जाके सूझ जाएंगे सब। बतखवा फुअर नहीं होते सर, पानी में से निकलेगा सब, पूरा पंख उंख साफ करेगा सब एकदम बढ़िया से, हाथ पैर एकदम साफ धो के, और के बाद आएगा सर हमारा घर यही है, तब जाएगा सब वहां। समझ आएगा कि नहीं? और उसमें देखिए सब बतकिन का एक बतखवा मॉनिटर रहता है, सबको देखता है, सब आ गई रे, चल 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 चल। समझ आ गया? तब देखो इसमें गवर्नमेंट क्या कर सकती है, कोऑपरेटिव काम कर सकती है। सुनो ध्यान से कोऑपरेटिव वाला, कि गवर्नमेंट किसानों को यह बता सकती है कि कौन से बत्तख की ब्रीड यानी नस्ल अच्छी है, कौन कौन सी बीमारियां आती हैं, किसने टाइम खाना देना चाहिए, किस टाइप का खाना देना चाहिए, ये गवर्नमेंट का काम है। गवर्नमेंट अपने कोऑपरेटिव में एक एमओयू साइन करके एक ऐसी कंपनी स्टेब्लिश कर दे जो हर जिला में उसका एक छोटा सा ऑफिस हो, वो हो जाए कलेक्शन सेंटर। कोई भी इंसान जाए अपने यहाँ का बत्तख का अंडा उस कलेक्शन सेंटर पे क्या कर दे दे। अब अगला काम गवर्नमेंट का है कि उसको विदेश में कैसे एक्सपोर्ट कराया जाए। किसान एक्सपोर्ट कर पाएगा और सरकार किसान से डायरेक्ट खरीद पाएगी नहीं, तो किसान को गवर्नमेंट ने कोऑपरेटिव से क्या दिया, स्कीम बताया, लोन प्रोवाइड कराया, खरीदवा दिया कंपनी से। कंपनी के पास होलसेल हो गया, कलकत्ता बंदरगाह पे ले आके डंप कर लिया, कंटेनर में भर के भेज दिया। कहां पर? चाइना में। वहां पे 27-28 रुपए का एक अंडा है चाइना में बत्तख का, सोचिए 27-28। अगर आप किसान से 15 रुपए में भी एक खरीदते हैं ना, 15 रुपए में भी एक, तो कंपनी को कितना दे दीजिए, 5 रुपया, जो कलेक्शन सेंटर कर रही है। और सरकार कितना रख ले, 7 रुपये, भेज दे वहां पर। समझ में आ गया कि नहीं? सबको फायदा, सबको फायदा है यहाँ पर। लेकिन ना, हमारा किसान केवल खेती करे, मार डालेगा सभी सब हमारे यहाँ किसान, सब कुछ नहीं करे। तो वही क्या हो जाता है, कोऑपरेटिव। समझे? कोऑपरेटिव में छोटे छोटे बिजनेसों को ज्यादा ध्यान दिया जाता है, किसी को कोई दिक्कत। कोऑपरेटिव बैंक, अब जो कोऑपरेटिव काम हो गया, इसको पैसा की जरूरत है कि नहीं? इसको पैसा के लिए जरूरत है, लोन के लिए जरूरत है, मुर्गी पालन, बत्तख पालन, ये छोट छोट के लिए। तो आप जाएंगे आईसीआईसीआई बैंक में मुर्गी पालन के लिए, कहेगा इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव बैंक है महाराज, आप इसमें क्या लिए चला है? तो छोट मोट काम के लिए कहां जा सकते हैं, कोऑपरेटिव बैंक। कहां जा सकते हैं, कोऑपरेटिव बैंक। तो इस सब में काम कौन करती है, गवर्नमेंट। लेकिन आपको लगता है कि ये करती है? कभी नहीं करती है। हर गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि उसका किसान कहीं भी जाके, चाइना में कॉकरोच जो होते हैं ना, कॉकरोच, कॉकरोच को हल्दीराम की बिस्किट की तरह, नमकीन की तरह वहां लोग खाते हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे, वहां लोग खाते हैं, चाइना में खाते हैं, और हमारे यहाँ कॉकरोच मार के लोग फेंक देते हैं। सोच रहा उसका ट्रेनिंग दे के खेती करा दो, तुम गवर्नमेंट पकड़ के बेचा वहां ले जाके। नहीं समझ में आया? काहे नहीं, हमारे यहाँ एगो कमरा में 4 गो बोरा सड़ा दो, चट्टी वाला जो बोरा होता है ना जूट का, उसको भिगा के सड़ा दो, उसमें एगो कमरा छोड़ दो, उसमें देखो 200 कॉकरोच अपने से चलाएगा, अंधेरा कर दो, ले आओ एक डिस्ट्रिक्ट में कलेक्शन सेंटर, हर घर से एक बोरा जाएगा, एगो ट्रक में लोड होगा, ले जा भूज के खाओ तुम यहाँ पर। नहीं समझ में आया? हजम हाल है यहाँ पर, एक से हाँ पूरा करेक्ट। नहीं सर, किलो पे घाटा लग जाएगा, पीस पे बेचिए और खतरनाक नहीं। हाँ हाँ, ज्यादा आप डंपिंग करिएगा तो पीस पे नहीं ना कर सकते हैं, वहां पे कंटेनर का कंटेनर। तो जब तक आपका, चाणक्य ने भी कहा था कि जब तक राजा की नजर गिद्ध दृष्टि नहीं रहेगी, कहां से नोच लाए कहां से कुछ ले जाए, प्रजा गरीबी से मुक्त नहीं हो सकती। तो गिद्ध दृष्टि होने जी कहा। अच्छा सांप खाता है सब, सांप खाता है सब, हम यहाँ सांप को मार के फेंक देता है आदमी, खेती करा के भेज दो वहां खाओ, ससुरा तो नहीं आवा, मेड इन इंडिया पनिया सांप जोन वेराइटी का चाहिए। हमारे यहाँ देखते हैं, हाँ चमगादड़ भी यहाँ दुनिया भर का है सब,
तो हम लोग ये सारा काम कौन कर सकता है? कोऑपरेटिव। इसमें क्या साइन कराना पड़ेगा? एमओयू साइन। हमारे देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करके रखा है सभी, सब बर्बाद करके। जैसे कैसे कोशिश किया जाता है आगे बढ़ाया जाए, ये कोशिश किया है सब पीछे बढ़ाने के लिए, ताकि इनको 200 रुपया पे झंडा ढोने वाला आदमी मिल जाए चुनाव में। वरना एक किसान को खेती करने दीजिए, उसको वो कह कॉकरोच पालने में कौन चीज जाता है? कुछ नहीं जानता है। वहां पे बतख, धान के खेत में बतख को टेंशन है। बतख जलीय जीव नहीं है, वो जल को पसंद करता है, पानी में रहता नहीं है वो, तो खाली ऊपर घूमते रहता है। धान की खेती पूरे बिहार यूपी में जबरदस्त होती है, बंगाल में, वही में खोज दीजिए बतख। बतख की खासियत होती है वो हर कीड़े मकोड़े को खा जाता है। धान के खेत में जितना कीड़ा मकोड़ा लगते हैं सबको खा जाता है। और धान के खेत को जो यूरिया चाहिए, जो पोटास चाहिए, उसको जो बतख जो बीट करता है, उसकी लेट्रिन रहती है, वो खाद का काम करेगी। दोनों काम हो गए यहाँ पर। धान कटा गया, बतख कहेगा अब कहाँ जाएंगे हम अपना इधर उधर घूमते रहो वहां पर। तो कोऑपरेटिव ये छोटे मोटे कामों को करती है और एक बड़े पैमाने पर क्या करती है? एक माहौल दे देती है। आप बताओ, आप कॉकरोच चाइना बेच पाओगे? नहीं। लेकिन अगर एक कोऑपरेटिव बन जाए, एक कलेक्शन सेंटर बन जाए, आपको एक प्रॉपर एक लिस्ट मिल जाए, कितना टेम्परेचर चाहिए उसको, किस तरह का माहौल चाहिए, उस ससुरा खाना क्या खाते हैं, सब बेहतरीन पालिए ससुरा, एगो गोदामे बना दीजिए कॉकरोच का, ले जाओ वहां चाइना, खाते रहो भूज के वहां पे। और जो जो चीज चाहिए तुम बोलो हमारे यहाँ। कुत्ता उत्ता चाहिए तो बोलो हमारे यहाँ। देखिए कुत्ता जो है बेचारा सब 10 को बच्चा देगा, 2 को बचेगा, उसको आदमी ध्यान से रखेगा, पोस के कि बाबू तुम जाएगा चाइना नहीं समझ आया? जो सोचा पूरा देगा आदमी यहाँ पर। आगे देखते कुछ कोई दिक्कत नहीं। ये सारा काम कौन कर सकता है? कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव कुछ करती नहीं, एक माहौल बना देती है, एक सिस्टम बना देती है, और सरकार का उसमें योगदान रहता है। तो कोई मतलब एक कानूनी लड़ाई में आदमी जीत सकता है कि भैया आपने बोला था ऐसा, ये कैसे हो गया? नहीं समझ में आ गया? ये सब क्या होता है? कोऑपरेटिव हो जाता है। तो इस बताइए, अब इतना सब में आप सबको पता चल गया होगा कि किसके पिताजी या घर वाले लोग आते हैं, किस काम के तहत आते हैं। जैसे हमको देखिए, हम किस में आएंगे? टर्शियरी। हमारा किस में जाएगा? संगठन। और इसमें निजी, किसमें चल जाएगा? निजी। मान के चलिए आपका पिताजी क्या करते हैं? आपके ये खेती है, तो इनके पिताजी के प्राथमिक सेक्टर, असंगठित, सरकारी खेत ना जोत देते हैं, कौन सा? निजी है। आगे बढ़े। बिजली निर्माण, देखिए ये बिजली बना रहा है, निर्माण कर रहा है, तो द्वितीयक सेक्टर। बिजली निर्माण वाली कंपनी छोट मोट होती है, कैसा होगा? संगठित। सरकारी है एनटीपीसी, तो सार्वजनिक। अब प्राइवेट है तो निजी। प्राइवेट कंपनी में भी बनता है बिजली, कौन सा? जिसका आप यूज कर रहे हैं, ये एनटीपीसी वाला आ रहा है, ये सरकारी है। समझ में गया? बहुत जगह निजी कंपनियां भी बिजली घर लगाती हैं, ठीक है। अर्ध सरकारी यही हो गया आपका संयुक्त वाला, जॉइंट वेंचर अर्ध सरकारी। मेट्रो क्या है? अर्ध सरकारी। पूरी तरह सरकारी करना है तो उसको चौपट होना फिक्स है। किसी को दिक्कत? चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। कोऑपरेटिव समझ में आई गया आप लोग को? अब आप लोग इसमें बता दीजिए किसमें सब लोग अब देख सकते हैं ना आप लोग किसमें आते हैं? जिसके घर का जो इनकम है, हम बोले थे आप लोग को 20 ठो देखने के लिए, लिख के लाए लोग। देखे पहला सब तुम लोग का देखा, लिख के लाया है कि नहीं लाया? आर्मी वाले बताइए किस में जाएंगे? तृतीयक। संगठित क्या? संगठित। सार्वजनिक की निजी? डॉक्टर बोलिए इसमें तृतीयक, इसमें सरकारी है तो संगठित, बड़े हॉस्पिटल में है तो संगठित, और अपना छोटा मोटा क्लिनिक डाला है, और इसमें निजी, और सरकारी हो गया तो सार्वजनिक। दुकानदार इसमें असंगठित, इसमें निजी हो जाता। खनन वाला प्राथमिक, खनन वाला जो खनन कर रहा है प्राथमिक होता है, खान में से निकाल के ले जाएगा जहां रिफाइनरी में ले जाएगा तो खनन वाला किसमें जाता है? संगठित। और छोट मोट कहीं से बालू उलू का खनन कर रहा है तो जेसीबी लेके चल गया तो इसमें निजी। सरकारी चीज में तो सार्वजनिक। कृषि प्राथमिक, असंगठित और निजी। वैज्ञानिक तृतीयक, संगठित। सरकारी भी वैज्ञानिक होते हैं, प्राइवेट भी होते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां जो होती हैं, टाटा बिरला, ये सब जो बनाती है, नए क्वालिटी का गाड़ी आ गया, ये आ गया, एक तरह का साइंटिस्ट ही तो होते हैं वो लोग। पुलिस तृतीयक, संगठित, सार्वजनिक। हॉस्पिटल
तृतीयक, संगठित, निजी, सार्वजनिक दोनों हो सकता है, डिपेंड करता है कैसा हॉस्पिटल है। आगे बढ़ जाए, कई टाइप के लिखे हैं लोग। इधर है, खरोष्टी लिपि में लिखते हो जी। खेल कूद तृतीय, और कहीं खेत में पिच बना के खेल रहे हैं, विकेट के जगह लकड़ी गाड़ के, चाहे ईटा साज के, तो कौन सा awesome। अब बीसीसीआई आईपीएल खेल रहा है तो बीसीसीआई आईपीएल किस में जाएगा? सार्वजनिक। ऐसे में निजी में चला जाएगा। टैक्स, टैक्स इनकम का रास्ता थोड़ी हो, तो टैक्स दिया जाता है, तो सरकारी टैक्स हो गया ना। सरकारी, वो किस सेक्टर में से टैक्स आ रहा है? वो टैक्स किसी भी सेक्टर से आ सकता है ना। खेती पे टैक्स है नहीं, खनन द्वितीयक सेक्टर पे है, तृतीयक पे भी है, तो टैक्स गवर्नमेंट लेती है। वो इन दोनों में से कहीं से भी क्या कर सकती है? गवर्नमेंट टैक्स ले सकती है। प्राथमिक पे टैक्स है नहीं, इसलिए ट्रैक्टर देखिएगा बहुत सस्ता मिलता है। 7-8 लाख रुपया में क्या लग जाता है? ट्रैक्टर बढ़िया आ जाता है। 8 लाख में बढ़िया ट्रैक्टर आएगा, 6 लाख से चालू हो जाता है। और ट्रैक्टर लेते रहिए, आप जाइए तो नहीं बढ़िया गाड़ी खरीदिए 6 लाख में नहीं मिले। और ट्रैक्टर तो कितना बढ़िया गाड़ी खरीद के घींच के लेके चल जाएगा। इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर रहेगा तो तृतीय, और किसी कारखाने में रहेगा तो द्वितीय। बड़ी कंपनी है तो, छोटी कंपनी है सरकारी रहेगा तो, नहीं तो ज्वाइंट वेंचर में भी हो सकता है। इंजीनियर वगैरह कोई भी चीज हो सकता है। खेल कूद, बिजली निर्माण, बिजली निर्माण द्वितीय। सरकारी कंपनी तो और प्राइवेट कंपनी तो दोनों में संगठित रहेगा। बिजली छोटा कंपनी नहीं बना सकती, और इसमें सरकारी और प्राइवेट हो सकता है। समझ में आ गया? इसके आगे अब देखते हैं, ये हो गया उत्पादन। क्या देखते हैं? उत्पादन। उत्पादन मतलब प्रोडक्शन, प्रोडक्शन। कल इसका पीडीएफ मिल जाएगा, प्रोडक्शन। कल आप लोग का एसएससी एलडीसी का बैच भी स्टार्ट हो जाएगा, 3 से 6 सारे विषय के। प्रोडक्शन यानी उत्पादन। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों चलेगा, फिलहाल पहले ऑफलाइन चलेगा, ठीक है? लाइव वाले सब लोग एसएससी एलडीसी। प्रोडक्शन, प्रोडक्शन का मतलब है किसी भी चीज का उत्पादन करना, प्रोडक्शन करना। जैसे गेहूं, चावल, कोई चीज का। जैसे यहाँ पे भी एक तरह का प्रोडक्शन ही है। आप लोग इसमें से कुछ ना कुछ बन के ही जाएंगे यहाँ से। बहुत सारे लड़के खाली हाथ भी जाएंगे, ठीक है? किसी को दिक्कत? बहुत सारी लड़की भी खाली हाथ जाएगी। बहुत सारा लड़का इसमें से आगे जाके दुकान खोलेगा किसी न किसी चीज का। बहुत सारी लड़कियां जीवन भर रोटी बेलते रह जाएंगी। जो मजाक किया उसका जीवन बहुत चौपट होगा। वक्त बहुत घमंडी चीज है, कहता आज हमें बर्बाद करेगा, कल हम पक्का बर्बाद कर देंगे तुमको। इसलिए आज बर्बाद कीजिए उसको, कल आपको लेके चल जाएगा चौपट करके। पहला जो होता है उत्पादन के लिए सबसे पहला चीज चाहिए पूंजी। पूंजी मतलब पैसा, पूंजी मतलब पैसा। लेकिन इस ससुरा इसको पैसा नहीं बोलेगा, इसको बोलेगा कैपिटल। क्या बोलेगा? कैपिटल। अब लड़का पगलाएगा राजधानी। कैपिटल मतलब पूंजी, जो बहुत ज्यादा पैसा लगता है। पूंजी उस पैसा को बोलते हैं जो एक बार लगता है, बार बार नहीं लगता। दूसरा होना चाहिए भूमि। क्या होना चाहिए? भूमि, लैंड होना चाहिए। किसी चीज के उत्पादन के लिए आपके पास पैसा और क्या होना चाहिए? जमीन होना चाहिए। अगर जमीन नहीं है तो किराए पे लीजिए, जमीन नहीं है तो क्या लेंगे? किराए पर लीजिए। उत्पादन पे ये 2 चीजों का होना जरूरी है। इसके बाद उसमें इंटरप्रेन्योर चाहिए, जिसे हम कहते हैं उद्यमी। क्या चाहिए? उद्यमी, इंटरप्रेन्योर। उसे क्या कहते हैं? इंटरप्रेन्योर। उद्यमी चाहिए जो पूरी आइडिया को लेकर आए। उद्यमी, इंटरप्रेन्योर चाहिए वहां पर। और उसके बाद चाहिए आपको श्रमिक। क्या चाहिए? श्रमिक चाहिए, जो काम करे वहां पर। अगर आपके पास ये 4 चीज है, ये 4 चीज है, समझ गया? इंटरप्रेन्योर और श्रमिक को क्या कहेंगे? लेबर। ये 4 चीज है तो आपको उत्पादन से कोई नहीं रोक सकता। आप किसी चीज का उत्पादन कर सकते हैं। खेती कितने लोग का इसमें? सब लोग का ज्यादातर में खेती है। तो बताइए पूंजी उसमें क्या लगता है? धान का बिया खरीदने में, फर्टिलाइजर खरीदने में, या फिर उसमें वहां पे उर्वरक, फर्टिलाइजर या जो भी चीज खेत जोतने में पैसा लगे। अब जमीन, बिना जमीन का हो जाएगा? जो उसमें किस खेत का मालिक है वो क्या हो जाएगा? उद्यमी। ज्यादातर खेत का मालिक ही खेत का क्या होता है? श्रमिक। वो क्या हो गया?
श्रमिक हो गया। किसी को दिक्कत? क्या इंटरप्रेन्योर खुद श्रमिक हो सकता है? हो सकता है। ये कोचिंगे देख लीजिए, इसके लिए है भी इन्वेस्टमेंट चाहिए कि नहीं चाहिए? सोच रहा बोर्ड में 3 लाख का आता है, जीएसटी टैक्स जोड़ के 3.5। ये बोर्ड है, 1.5 का कैमरा आ जाता है, 5 लाख तो ये लग गया इतने दूर में। अभी आप लोग बेंचो बैठ अलगे हैं लोग, समझ में गए कि नहीं गया? साहब इसमें इंक थोड़े लगता है रे गधा, मारकर बोल रहा है। 7वें आता है करा, तो हाथों से लिख देंगे तो लिखा जाएगा, इंक थोड़े है यहाँ पे। समझा कि इन्वेस्टमेंट चाहिए। बताइए, ये माइक, ये 25 का यही आ गया माइक, स्प्लिटर, पंखा, सोचिए इतना पंखा है, प्रोजेक्टर है, एग्जॉस्ट है, एसी लगा हुआ है, सीसीटीवी कैमरा, लाइट, दुनिया भर का चाहिए। बेंच, जिस एक बेंच पे बैठे हैं 3000 रुपया लेगा एक सेट बनाने का, कितना बेंच लगा होगा सोचेंगे। ये क्या चाहिए? इसमें कैपिटल लगता है कि नहीं? और जमीन चाहिए कि नहीं चाहिए? जमीन तो यहाँ पे कोई मकान मालिक, जमीन सारे लोग यहाँ क्या रहते हैं? रेंट पे। मैक्सिमम 99.9% कोचिंग किस पे है? रेंट पे। कहीं पे भी ज्यादातर वैसे ही होता है। तो भूमि के बदले हम क्या देते हैं? किराया देते हैं। लेकिन भूमि है कि नहीं? हवा में थोड़े बढ़ाएंगे यहाँ पे। अब लाइव वाला सोचेगा सर लाइव वालों के लिए, तो भैया लाइव के लिए भी हम छोटा से छोटा भी एक स्टूडियो तो रखेंगे ना, एक स्टूडियो तो रखना ही पड़ेगा, छोटा से छोटा। उद्यमी यहाँ कौन है? हम है। यहाँ क्या है? उद्यमी हम है। और इसमें श्रमिक बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा श्रमिक है। इसमें सबसे बड़का श्रमिक कौन है? हम भी क्या है? एक श्रमिक ही है ना, मेहनत हम ही कर रहे हैं यहाँ पर। श्रमिक के बाद ऑफिस में भी श्रमिक लगे हैं, बैच लगाने में श्रमिक लगे हैं, ऑपरेटर में एक श्रमिक लगा हुआ है। इस सब के अलावे एक आदमी थर्ड पर्सन बैठा हुआ है, सर्वर को देख रहा है, बैलेंस करके बैठा हुआ है। सर्वर पे लोड ज्यादा मत पड़ जाए। जैसे आप लोग क्लास ध्यान से पढ़ते हैं ना, वो टुकु टुकु देखता है सर्वर पर, लोड ज्यादा कम बढ़ाएगा, इस पे से उस पे स्विच करेगा। यहाँ पर तो श्रमिकों की कोई कमी नहीं है। ये जब सारा चीज मिल जाता है तो इसे क्या कहते हैं? प्रोडक्शन। तो बताइए, क्वेश्चन पूछा था एसएससी सीजीएल में कि उत्पादन का कौन सा इनमें से कारक नहीं है, मतलब कारक नहीं है। तो 4 ऑप्शन रहता है, ये चारों रहेगा तो क्या हो जाएगा? उत्पादन का कारक हो जाएगा, अदरवाइज में नहीं होगा। तो उत्पादन के कितने कारक? 4। इस आधार पर हम किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को 3 भाग में बांट सकते हैं। कितनी भाग में? अगर यह तीनों के, ये चारों चीजों पर सरकार का अधिकार है। किसका अधिकार है? सरकार का अधिकार है। या अगर इन चारों चीजों पर किसका अधिकार है? निजी किसी कंपनी का अधिकार है। या फिर इन चारों पर दोनों का मिला हुआ संयुक्त है। क्या है? संयुक्त है। तो जब पूरी तरह से चारों चीज सरकार का हो जाए तो उसे कहते हैं पूंजीवाद, सार्वजनिक, समाजवादी अर्थव्यवस्था। कौन सी अर्थव्यवस्था? समाज, सोशलिस्ट अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, सोशलिस्ट इकोनॉमी। अगर पूरी के पूरे चारों चीज किसी निजी का रहा है तो उसे कहते हैं पूंजीवादी। कौन सा कहते हैं? पूंजीवाद। और दोनों मिल के करे तो मिश्रित। कौन सा हो जाता है? मिश्रित। मिश्रित हो जाता है। क्या हो जाता है? मिश्रित हो जाता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? क्या हो जाता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था हो जाती है। कौन सी अर्थव्यवस्था? मिश्रित अर्थव्यवस्था, निजी। जैसे पहले भारत में ज्यादातर चीज पहले क्या था? सरकारी था। तो भारत पहले क्या था? समाजवादी अर्थव्यवस्था। लेकिन जब इतना घोटाला होने लगा, इतना करप्शन होने लगा और सरकारी कर्मचारी कोई काम बढ़िया से नहीं करते थे, जब भारत में सार्वजनिक अर्थव्यवस्था थी ना, तो भारत सरकार जब दूध खरीदती थी तो कंपनी वाले दूध को पैक करके मार्केट में बेच देते थे सब। इतना बड़ा बैल वाला काम करता था सब। जब से भारत सरकार उसको निजी सेक्टर में दी, उस दूध से 10 टाइप का आइटम बना दिया सब। फुल क्रीम, हाफ क्रीम, 90 दिन चलने वाला, उससे कुछ कुछ बना दिया सब। दही, मट्ठा, पनीर, ये वो। और सरकारी कर्मचारी को दीजिएगा दूध का बेचना, बेच नहीं समझे? चौपट हो गया था। तो भारत को धीरे धीरे क्या आना पड़ा? पूंजीवाद। प्राइवेट चीजें किसमें आती हैं? सरकारी चीजें समाज, प्राइवेट चीजें सरकारी। बताइए कौन अच्छा है देश के लिए? देश के लिए कौन जरूरी है? हाँ, देखिए, अमीरों के लिए पूंजीवादी सही है। अमीरों के लिए पूंजीवाद। मर्सिडीज गाड़ी में घूमो,
ऑडी में घूमो, हेलीकॉप्टर ले लो अपना, पूंजीवाद। लेकिन गरीबों के लिए कौन सही है? समाजवादी। गरीबों के लिए आपको एक एग्जांपल देते, यूक्रेन में जब युद्ध हुआ तो ज्यादा सारा जहाज तो सरकार ने बेच दिया, एयर इंडिया को बचल था, सब तो चल गया। अब वो सब का सब क्या है? सब प्राइवेट है, पूंजीवादी। देखा कि सब लोग आएगा, डिमांड ज्यादा होगा, 1 लाख टिकट कर दिया। जिस टिकट का प्राइस 22 से 24 हजार था, उसका टिकट का प्राइस कितना हो गया? 1 लाख। कितना हो गया? 1 लाख। लेकिन अगर सरकारी कंपनी रहती तो 1 लाख नहीं होता। नहीं समझ में आएगी? नहीं, 1 लाख नहीं होता। अभी भी उनको लाया गया, जितने लोग को भारत सरकार निकाल रही है, अपने पैसे से ही निकाल रही है, लेकिन एक रहना चाहिए वहां पर। तो मिश्रित जो है अर्थव्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? हमारे यहाँ दोनों है। हमारे यहाँ दोनों है कि नहीं है? दोनों है। और इसमें कई, जैसे ट्रेन है, तो ट्रेन पूरी तरह से क्या है? सार्वजनिक है। लेकिन सरकार धीरे धीरे उसे भी मिश्रित कर रही है। तेजस एक्सप्रेस देख रहे हैं? तेजस। अब तेजस का टिकट कैसे है? तो जितना परसेंट टिकट बिक जाएगा, उतने परसेंट उसका टिकट महंगा होते जाएगा। मान के चलिए कि 90% टिकट बिक गया, टिकट का प्राइस कितना परसेंट बढ़ जाएगा? 90% बढ़ जाएगा। जितना पहले टिकट लो उतना फायदा। लेकिन सरकारी में नहीं, उतने रहता है। थोड़ा सा तत्काल वाला टिकट कराएंगे तो थोड़ा सा ज्यादा लेता है, एक हल्का सा कोटा अलग कर देता है। किसी को कोई दिक्कत? तो भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित, जहां सब चीज सरकारी, समाजवादी, जहां सब चीज प्राइवेट। सिंगापुर क्या है? अमेरिका, भारत। हाँ, आप अपना सैटेलाइट बना के चांद पे चल जाएंगे, सरकार कहेगा मिश्रित है, कुछ हम रखे हैं, हम ही रखेंगे, तुमको ना देंगे। जैसे परमाणु ऊर्जा, पता चला कोनो कंपनी को दे दिया, परमाणु बम बना दिया, अब बेच देगा वो छोट छोट बना के, अमेजोन पे होम डिलीवरी। हाँ, कोनो OLX पे डाल देगा, काम नहीं है ले जाइए। तो भारत में क्या चीज है भैया? सब मिश्रित है कि कुछ चीजें केवल और केवल सरकार के लिए, कुछ चीजें दोनों के लिए है। यहाँ पर जैसे अंतरिक्ष पूरी तरह किसके अंडर में? सरकार के अंडर। इसरो ही छोड़ती है ना, तो पता चला पूंजीवादी कर देगा, हर गांव में एगो लॉन्चिंग स्टेशन खोल देगा सब। लेकिन अमेरिका में देखिए स्पेस एक्स, इलॉन मस्क की कंपनी है कि नहीं? स्पेस एक्स। किसी को दिक्कत नहीं है? तो बताइए अर्थव्यवस्था के कितने स्वरूप? कौन कौन? समाजवादी, पूंजीवादी और मिश्रित। भारत की अर्थव्यवस्था लेकिन प्रारंभ में कैसी थी? विकसित देशों की अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी में पूरा अधिकार किसका रहता है? निजी कंपनी का, प्राइवेट कंपनियों का ही अधिकार उसमें पूरी तरह से रहता है। उत्पादन के कितने फैक्टर होते हैं? 4। उत्पादन के कुल कितने? 4 कारक होते हैं। कितने कारक? 4। सबसे पहले पूंजी। जमीन रहेगा, पूंजी नहीं रहेगा, कोनो काम का है। और अगर पूंजी है, जमीन नहीं है, तो हो जाएगा हमारे पास जमीन नहीं है, हमारे पास जमीन नहीं है, लेकिन क्या है? किराए पे जमीन ले लेगा, जमीन उपलब्ध हो जाएगा। लेकिन जमीन है, पूंजी नहीं है, तो दिक्कत हो जाएगा। गांव के किसान के पास किसके यहाँ जमीन की कमी है? सबके, किसी की यहाँ, किसी का 4 बीघा 5 बीघा है, हमारा 1 बीघा खेत में, 1 कट्ठा खेत में नहीं है, खेते नहीं है हमारा, लेकिन हमारे पास पूंजी। समझ गया कि नहीं? पूंजी तो पहला क्या चाहिए? पूंजी। पूंजी के बाद उसके बाद उद्यमी या उद्योगपति। उद्यमी चाहिए कि नहीं चाहिए? और उसके बाद श्रमिक। इसमें से 1 को भागा गया काम से। समझ में आ गया कि नहीं? अब जैसे देखिए किंग फिशर कंपनी थी, एयरलाइंस कंपनी, शराब वगैरह बनाती थी, उसके अब पूंजी था, अपना भूमि था, किराए पे भी था, उसके पास श्रमिक थे सब, और उद्यमी भाग गया, उसका मालिक भाग गया, सब चौपट हो गया कि नहीं हो गया? तो उत्पादन के लिए कितने चीजों की जरूरत? इन 4 का होना जरूर, नहीं तो प्रोडक्शन ठप हो जाएगा। सार्वजनिक, निजी सब समझ में आ गया? चलिए आगे का क्लास कल करेंगे। PDF